मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम में इकोनॉमिक्स टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें एक यूनिट है यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। तो मेरे इस लेक्चर से बीएड के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं, अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज पर चर्चा करने से पहले यह जान लेते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है क्या, यानी शैक्षिक तकनीकी क्या है। एक थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालना जरूरी है। हालांकि मैंने इससे पहले के वीडियो में एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा किया था, फिर भी हम इस परिभाषा के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी के विषय में जानेंगे कि शैक्षिक तकनीकी क्या है। एसएस कुलकर्णी की परिभाषा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों एवं नवीनतम खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी शैक्षिक तकनीकी शिक्षा प्रक्रिया में वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों और नवीनतम खोजों जैसे मशीन आधारित शिक्षण, मोबाइल आधारित शिक्षण आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इन सब तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी may be defined as the application of the laws as well as recent discoveries of science and technology to the process of education. नेक्स्ट परिभाषा है लीच की, जिनके अनुसार शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग, लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इंप्रूव द एफिशिएंट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यानी कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान और उसके सुव्यवस्थित प्रयोग को कहा जाता है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को उत्तम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी के उपागम। वो कौन कौन से अप्रोचेस हैं जिनका हम शैक्षिक तकनीकी में प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो लुम्सडेन ने 3 उपागम की चर्चा किया है, जिसमें से पहला है कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम, हार्डवेयर अप्रोचेस और एजुकेशन टेक्नोलॉजीज 1। दूसरा है कोमल शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2, प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय, सिस्टम एनालिसिस और एजुकेशन टेक्नोलॉजीज 3rd। एक एक पर हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। से कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम। तो ये तो कठोर शिल्प उपागम है, इसमें शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग को मान्यता दी जाती है। इस उपागम के अंतर्गत जिन शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है वो है चाकबोर्ड, रेडियो, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर या टेलीविजन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर। शैक्षिक तकनीकी का दूसरा उपागम है कोमल शिल्प उपागम, जिसके अंतर्गत शिक्षण एवं अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग को महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इसमें शिक्षण मशीन का उपयोग जरूरी नहीं है।
हाँ, शिक्षण मशीन का उपयोग कर सकते हैं केवल पाठ्यवस्तु के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए। अगर पाठ्यवस्तु को समझाना है, समझ में नहीं आ रहा विद्यार्थियों को, तो उसके लिए हम इसमें शिक्षण मशीन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि अपने लेक्चर को प्रभावी हम बना सकें। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कठोर शिल्प उपागम एवं कोमल शिल्प उपागम एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे। इस उपागम के अंतर्गत जिनको रखा जाता है वे हैं स्लाइड्स, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्डेड मटेरियल और रिटन मटेरियल। इन चीजों को हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। अब अगले स्लाइड में हम चर्चा कर रहे हैं कठोर एवं कोमल शिल्प उपागम एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। कैसे एक दूसरे के पूरक हैं? तो मान लीजिए अगर हम एक तरफ रखते हैं कठोर शिल्प उपागम को, दूसरी तरफ अगर हम रखते हैं कोमल शिल्प उपागम को, तो इसमें कठोर शिल्प उपागम में मान लीजिए चाक बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चाक बोर्ड, कठोर शिल्प उपागम चाक बोर्ड तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक कि चाक से काम नहीं किया जाए। तो दोस्तों यहां हम ये बता देना जरूरी समझते हैं कि हार्डवेयर तब तक उपयोगी नहीं है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग न किया जाए। जैसे अभी आपने देखा कि चाक बोर्ड का अगर प्रभावी तरीके से उपयोग करना है तो चाक से काम लेना पड़ेगा। वहीं दूसरा अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसीज की जरूरत होती है। तो ट्रांसपेरेंसीज जो होंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर शिल्प उपागम के हैं। तो ये सॉफ्टवेयर या कोमल शिल्प उपागम की ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर में काम आती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ओवरहेड प्रोजेक्टर किसी काम का नहीं, अगर ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी किसी काम का नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और थर्ड है जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड को प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें स्लाइड्स की जरूरत होगी। अगर वीसीआर मॉनिटर हम उपयोग में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वीडियो प्रोग्राम की जरूरत होगी जो एक सॉफ्टवेयर है। बिना वीडियो प्रोग्राम के हम वीडियो नहीं बना सकते हैं जिसको विद्यार्थी को दिखा सके हम। कंप्यूटर का बहुतायत उपयोग होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के बेकार है या उसका हम उतना उपयोग नहीं कर सकते। कंप्यूटर में जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक चाहे हमको पीपीटी बनाना हो, चाहे हमको वर्ड फाइल कोई टाइप करना हो, जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं बिना सॉफ्टवेयर के नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो रिकॉर्डर। ऑडियो रिकॉर्डर के लिए हमें रिकॉर्डेड मटेरियल की आवश्यकता होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर आधारित मटेरियल है। नेक्स्ट है खाली कागज, पेपर का उपयोग लिखने के काम में आता है। तो जो रिटन मटेरियल होगा वो होगा उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो इसलिए हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा निष्प्रभावी हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे शैक्षिक तकनीकी के उपागम के तीसरे तकनीकी का, जिसको प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। तो इसे प्रबंधन तकनीकी भी कहा जाता है। यह गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है जिसको प्रमुख 4 तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से है आदा जिसको इनपुट कहते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस कहते हैं, प्रागा आउटपुट कहते हैं, और पर्यावरण संदर्भ जिसको इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो अदा उसे कहा जाता है, या अदा क्या है? अदा वह है या इनपुट वह है जो सभी व्यवहार या क्षमताएं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य को शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम से मिलती है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों संयुक्त रूप से इनपुट का कार्य करते हैं। उनकी जो प्रक्रियाएं होंगी, उनके जो कार्य होंगे
वो इनपुट के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस। तो प्रोसेस का तात्पर्य यहाँ यह है कि वे सभी कार्य जिनकी मदद से इनपुट या उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है वो प्रोसेस है। मान लीजिए प्रक्रिया शिक्षा लर्निंग प्रोसेस करना है, तो शिक्षा लर्निंग प्रोसेस के लिए जो इनपुट किया जाता है, इनपुट में जो फेरबदल किया जाएगा, जो परिवर्तन किया जाएगा, शिक्षक कैसे शिक्षण मेथड को अप्लाई करेगा, विषय वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत करेगा, विषय वस्तु को क्लासरूम में कैसे परिवर्तन किया जाना है, छात्रों की मानसिक क्षमता के अनुसार कैसे उसको प्रस्तुत किया जाना है, या विद्यार्थी को कौन सी एक्टिविटीज की जानी है जिससे विद्यार्थी आसानी से सरलता पूर्वक लर्निंग बाय डूइंग से भी सीख सकता है। क्लासरूम में जब तक छात्र कोई प्रोसेस नहीं करेगा, प्रक्रिया नहीं करेगा, तब तक भी वह नहीं सीख पाएगा। अगर वो मूक दर्शक बना बैठा रहेगा तो भी वो नहीं सीख पाएगा, उसे भी कुछ न कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तीसरा है आउटपुट, जिसे प्रथा कहते हैं। तो आउटपुट से तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है। प्रणाली को निर्मित जैसे इनपुट प्रोसेस में जो फेरबदल किया जाएगा, जो प्रोसेस किया जाएगा, जो प्रक्रिया किया जाएगा, स्टूडेंट टीचर में जो इंटरेक्शन किया जाएगा, उसके फलस्वरूप जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा व्यवहार परक परिवर्तन आएगा छात्रों में, उसे हम आउटपुट कहते हैं। टीचिंग हम इसलिए करते हैं कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। पार्टिकुलर किसी टॉपिक को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके संदर्भ में उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। जैसे अगर हम ये कहें, हमने ये डिसाइड किया है, शैक्षिक उद्देश्य लिया है कि पीपीटी के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी को पढ़ा देने के बाद बीएड के विद्यार्थी शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को समझ जाएंगे, उसको परिभाषित कर सकेंगे या उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, या शैक्षिक तकनीकी संबंधित उपकरणों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में, या जब वो शिक्षक होंगे जाके पढ़ाएंगे किसी क्लासरूम में तो उसका प्रयोग कर सकेंगे। ये हमारा आउटपुट हुआ, वो सीख गए। अब फोर्थ है पर्यावरण संदर्भ। तो पर्यावरण संदर्भ पर्यावरण के उन तत्वों को कहा जाता है जिनसे यह प्रणाली प्रभावित होती है। ये पूरी प्रोसेस जो प्रभावित होती है, जिन तत्वों से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, क्लास के बाहर के फैक्टर, क्लास के अंदर के फैक्टर जो होंगे, उसमें छात्रों की अवस्था हो सकती है, विषय वस्तु हो सकती है, पर्यावरणीय संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। ये सब जो शिक्षण लर्निंग को प्रभावित करते हैं वो कहलाते हैं पर्यावरण संदर्भ। अब जो प्रणाली विश्लेषण है ये आया कहां से? इसका जन्म कठोर शिल्प उपागम एवं कोमल शिल्प उपागम के मेल के फलस्वरूप हुआ है। जैसे हमने बताया कि कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, कठोर शिल्प उपागम एवं कोमल शिल्प उपागम को जब मिला देते हैं तो प्रणाली विश्लेषण का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा तीनों में एक संबंध है। कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब हम प्रणाली विश्लेषण की बात करते हैं तो इस प्रणाली विश्लेषण में हम दोनों शिल्प उपागम का उपयोग संयुक्त रूप में करते हैं। अब आपका आया मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज का उपयोग हम करते हैं। तो इसको हम तीन पार्ट में रख सकते हैं, तीन भाग में या तीन कैटेगरी के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें है ऑडियो एड्स यानी श्रव्य सामग्री, विजुअल एड्स दृश्य सामग्री जिसे केवल देखकर हम अध्ययन कर सकते हैं, और थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ऑडियो में जैसा कि नाम से स्पष्ट है केवल सुना जा सकता है उसको, जिसमें रेडियो है, ग्रामोफोन है, लिंगोफोन है, टेप रिकॉर्डर है। इन तीनों को केवल हम सुनकर अध्ययन करा सकते हैं विद्यार्थियों को। क्लासरूम में हिंदी पढ़ाना हुआ तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाना हुआ तो रेडियो पर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जो इकोनॉमिक्स विषय से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम इस रेडियो या टेप रिकॉर्डर में टेप करके हम विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा है विजुअल एड्स।
विजुअल एड्स में रियल ऑब्जेक्ट आता है, मॉडल्स आता है, पिक्चर, मैप, ये सारी चीजें आती हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट वो है कि जो वास्तविक वस्तुएं हम क्लासरूम में जब पढ़ाने जाते हैं, मान लीजिए हम बाजार का ज्ञान उनको करा रहे हैं, तो बाजार का ज्ञान करा रहे हैं तो बाजार में जो वस्तुएं मिलती हैं दुकानों पर उनको हम लेकर जाएंगे तो वो रियल ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। किसी कंपनी के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रोडक्ट हम मार्केट में जो मिलते हैं उस ऑब्जेक्ट को लेकर जा सकते हैं। अगर हम फसलों के बारे में अध्ययन कराना चाह रहे हैं तो फसलों को रियल ऑब्जेक्ट के रूप में ले जा सकते हैं। प्रोडक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं, किन किन चीजों का प्रोडक्शन हमारा देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कौन सा करता है, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सामग्री को हम रियल ऑब्जेक्ट के रूप में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो वास्तविक वस्तुएं हैं जिसको हम क्लासरूम में ले जा सकते हैं, मान लीजिए मनी पढ़ा रहे हैं, मुद्रा पढ़ा रहे हैं, तो मुद्रा के लिए हम नोट या रुपए पैसे लेकर जाते हैं। हम प्लास्टिक मनी पढ़ा रहे हैं तो प्लास्टिक मनी में एटीएम कार्ड हमारा हो गया, इनको हम लेकर जा सकते हैं। या हम बचत पढ़ा रहे हैं, बचत के रूप में हम पासबुक ले जा सकते हैं क्लासरूम में। ये सब रियल ऑब्जेक्ट हैं। मॉडल्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो या तो बड़ी होती हैं या उनको स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं होता है, तो उसका हम मॉडल बना लेते हैं। मान लीजिए ज्वालामुखी पढ़ाना है क्लासरूम में, तो ज्वालामुखी पढ़ाना, ज्वालामुखी इतना बड़ा तो उसको कहीं ले नहीं जा सकते क्लासरूम में, तो उसका एक छोटा सा मॉडल बनाकर क्लासरूम में ले जाकर आप पढ़ा सकते हैं। किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस आप पढ़ा रहे हैं तो उस फैक्ट्री को तो वहां ले नहीं जा सकते, तो इस फैक्ट्री का एक हम मॉडल बनाकर उसको क्लासरूम में ले जाके पढ़ा सकते हैं। फैक्ट्री से क्या प्रदूषण होंगे, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, ये फैक्ट्री के मॉडल बनाकर हम क्लासरूम में ले जा सकते हैं। पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिनके माध्यम से हम स्टडी करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्लासरूम में दिखा सकते हैं। मैप में हम दिखा सकते हैं, मानचित्र में हम दिखा सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, किन किन वस्तुओं का किन किन जगहों से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका हम मैप में अगर प्रदर्शन करना चाहें तो मैप या मानचित्र का प्रयोग हम करते हैं। स्केचेस एंड डायग्राम प्रयोग करते हैं, ग्राफ प्रयोग करते हैं, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड होता है जिसमें हम मान लीजिए मैप पर अगर पढ़ा रहे हैं तो मैप हमारा मैग्नेटिक बोर्ड पर बना हुआ होगा और उस पर हम रंगीन जो पॉइंट्स होंगे वो लोहे के बने होंगे या चुंबक के बने होंगे, वो उस पर हम पॉइंट को दर्शाने के लिए उस पर हम लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। पोस्टर बना लेते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं, साइलेंट फिल्म, मूक फिल्में जो होंगी उनको ले लेते हैं, स्लाइड्स ले लेते हैं। स्लाइड्स की अभी चर्चा पीछे की जा चुकी है, स्लाइड्स ले लेते हैं, पीपीटी हम मान लीजिए बना लेते हैं, मैजिक लालटेन, एपिडायोस्कोप, ये सारे, इनके अलावा भी और ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं विजुअल एड से संबंधित जिनका हम प्रयोग शिक्षण लर्निंग में कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स में आपका मूवी आ जाता है, चलचित्र जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, जो समाचार संबंधी फिल्में होती हैं, मोटिवेशनल फिल्में होती हैं, उनको लेकर बना सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर मोटिवेशनल फिल्में बना सकते हैं, दिखा सकते हैं छात्रों को। टेलीविजन पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं जो इग्नू के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। अन्य कार्यक्रमों, अन्य ऐसे संस्थान हैं एनसीईआरटी के द्वारा, जो इग्नू के द्वारा, अन्य ओपन यूनिवर्सिटीज के द्वारा ये प्रसारित किए जाते हैं टेलीविजन पर प्रोग्राम। वीडियो टेप हो गया, प्रिंटेड मटेरियल विद रिकॉर्डेड साउंड के साथ प्रिंटेड मटेरियल जो होगा, जैसे हम आपको पीपीटी पढ़ा रहे हैं तो ये प्रिंटेड मटेरियल है और मेरी साउंड भी उसमें जा रही है, तो ये आपका हो गया प्रिंटेड मटेरियल विद रिकॉर्ड साउंड। ड्रामा स्टूडेंट्स को लेकर, कुछ स्टूडेंट्स को लेकर ड्रामा का कंस्ट्रक्शन भी करके उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके छात्रों को बता सकते हैं। तो ये तीन पार्ट में है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। इस तरह से इनको और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री, वो काफी लंबा हो जाएगा, इन्हीं चीजों को बार बार रिपीटिशन हो जाएगा, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य, वर्क ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। कौन कौन से कार्य हैं इनके? तो पहला तो सर्वोत्तम
प्रेरक है। सर्वोत्तम प्रेरक हम इसको कह सकते हैं इसलिए कि यह छात्रों को मोटिवेशन देता है, ये छात्रों को मोटिवेशन देता है और छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। छात्र ही साथ ही उनमें रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करता है। वे ध्यानपूर्वक मटेरियल को देखकर अध्ययन करते हैं जिससे उनके ज्ञान को स्थूल रूप प्रदान होता है। नेक्स्ट है मौखिक शिक्षण के आधार। तो ये मौखिक शिक्षण का आधार प्रदान करता है। ये जो साधन है, जो टीचिंग एड है, स्पष्ट अवधारणाएं प्रदान करते हैं और अधिगम में शुद्धता लाते हैं। साथ ही वे चीजों का अर्थ प्रदान करते हैं जो शब्दों द्वारा बताया जाता है। और इससे एक फायदा यह भी होता है कि छात्रों के शब्दावली में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वो चीजों को सामने देखते हैं और पढ़ते हैं तो चीजें भूलती नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वो मौखिक शिक्षण के आधार हैं। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन। हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि चीजें स्पष्ट नहीं हो रही स्टूडेंट्स के सामने, तो उसको और स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम टीचिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा बालकों के कठिन से कठिन जो सामग्री है उसका स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सकता है। इसके प्रयोग से उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। आप ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं, आप मैप के माध्यम से बता रहे हैं, तो उन्हें अटकल लगाने के बजाय ठीक ठीक एग्जैक्ट चीजों का जानकारी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से पता हो जाती है। नेक्स्ट है सार्थक अनुभव। इसके द्वारा छात्रों को डायरेक्ट अनुभव प्रदान किया जाता है और जो डायरेक्ट ज्ञान दिया जाता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, शिक्षाप्रद होता है। इसमें टीचिंग एड इसलिए हम प्रयोग करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो जटिल चीजें हैं, उन वस्तुओं का सही चित्र उनके मानस पटल पर अंकित हो जाए और जिससे जो जटिल अनुभव होंगे, जो जटिल सामग्रियां होंगी, वो सार्थक रूप में और सरल रूप में उनके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि इससे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट है रटने को कम करना। रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। टीचिंग एड्स के प्रयोग से, सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों में पाठ के प्रति रुचि विकसित होती है और वो ज्ञान को स्वयं करके सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम में शिक्षक बताता है उसको वो घर जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए उन्हें किसी चीज को रटने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। तो रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाता है इसके माध्यम से। विविध अनुभव, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। इसके टीचिंग एड्स के माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाने से छात्रों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिलते हैं। मात्र वे चाक के द्वारा लिखकर, बोर्ड पे देखकर ही अनुभव नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि विभिन्न साधनों के माध्यम से जो उनको ओरली टीचर नहीं दिखा सकता, बता सकता, वो सहायक सामग्री के माध्यम से स्पष्ट तरीके से बहुत कम समय में ज्यादा ज्ञान दे सकता है। उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो संप्रत्यय है अच्छी तरीके से विकसित कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि विविध अनुभव छात्रों को प्राप्त होता है। अब जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको चयन करने के लिए कौन कौन सी सावधानियों को बरतना होगा, कौन कौन से सावधानी ध्यान में रखनी होगी। तो पहला तो यह है, जो साधन है अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको अपनी टीचिंग इसलिए अच्छी दिखेगी क्योंकि उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आप सहायक सामग्री ले जा रहे हैं, जो साधन ले जा रहे हैं, वो जो आपका प्रकरण है जिसको आप पढ़ा रहे हैं उससे सीधा सीधा संबंधित होना चाहिए। साधन द्वारा प्रकरण का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिखा रहा कुछ और बना दिया है आप कुछ, ऐसा नहीं है। तो जो आप पढ़ा रहे हैं, जो कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उसी को दर्शाए, दो अर्थी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वो चीज जो आप पढ़ा रहे हैं उसका सही चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो साधन होंगे या जो सहायक सामग्री होंगे उसका
ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो प्रकरण का शुद्ध रूप में प्रस्तुतिकरण करे। नेक्स्ट है साधन छात्रों के अनुभव एवं उनकी समझ के उपयुक्त होना चाहिए। छात्रों के अनुभव यानी उनकी क्लास, उनकी एज, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी कक्षा का जो साइज है उसके अनुसार और उनकी समझ के अनुसार होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट का उपयोग करते हुए आपको सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए या बनाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि विषय से ज्यादा कठिन सहायक सामग्री को ही समझने में लग जाए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रयुक्त साधन छात्र के परिवेश के लिए अपरिचित नहीं होना चाहिए। जो छात्र के आसपास का एनवायरनमेंट है उन्हीं पर्यावरण से, आसपास के वातावरण से संबंधित ही सहायक सामग्री लेना चाहिए। बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, शहरी परिवेश के भी होते हैं, इकोनॉमिकली कमजोर भी होते हैं, तो चीजों को नहीं देख पाते हैं, नहीं देखे होते हैं। तो ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए जो छात्रों के लिए ऐसा ना हो कि वो अपरिचित है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। तो साधन उनकी मानसिक क्षमता, उनकी क्लास, उनकी एज ग्रुप और उनके जो रहन सहन का जो वातावरण है, स्थिति है, वहां से सहायक सामग्री को चयनित करना चाहिए। साधन अच्छी हालत में होनी चाहिए। मान लीजिए साधन आप बहुत पुराना है, टूट फूट गया है, उसको कहीं डिस्प्ले करने के लिए सही से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधन अच्छी हालत में होने चाहिए, सही होने चाहिए और कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, विषय को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षणात्मक टिप्पणी से युक्त साधन को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। कभी कभी केवल साधन ही आप दिखा दे रहे हैं, केवल सहायक सामग्री आप दिखा दे रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया होना चाहिए, पॉइंट आउट किया होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को जब आप बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को आप बताते जा रहे हैं और रिकॉर्ड करता जा रहा है अपने माइंड में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती उनके माइंड में, वो देखकर उसको बाद में रियलाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। इसलिए शिक्षणात्मक टिप्पणी जिसमें दिया हुआ हो ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक साधनों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। पता लगा आप शुरू से जब से क्लासरूम में एंट्री किए हैं और अंत तक आप सहायक सामग्री पे सहायक सामग्री एक पे एक दिखाए चले जा रहे हैं और छात्रों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो सहायक साधनों की अधिकता भी अनावश्यक हो जाता है। तो इसलिए अत्यधिक साधनों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी हो, जितना उपयोगी हो, उतना ही प्रयोग करना चाहिए। और वैसे भी सहायक सामग्री का उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई कठिन विषय वस्तु हो, कठिन संप्रत्यय हो, कॉन्सेप्ट हो, जिसको समझा पाने में असमर्थता दिखाई दे, आपको लगता है कि विद्यार्थी ओरली उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए सहायक सामग्री का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है साधन ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में सुरुचि विकसित हो। साधन जब क्लास के अनुरूप होगा, कक्षा के अनुरूप होगा, उनके विषय वस्तु से संबंधित होगा, विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा, सहायक सामग्री की बनावट जो होगी अट्रैक्टिव होगी, तो ऐसे साधन छात्रों में रुचि विकसित करते हैं। जब साधन ऐसे होंगे जो कुछ वर्किंग मॉडल या वर्किंग टीचिंग मटेरियल हम ले जाते हैं क्लासरूम में, तो वर्किंग टीचिंग मटेरियल जब हम क्लासरूम में ले जाते हैं उससे भी छात्रों में रुचि विकसित होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको इससे ज्यादा जानकारी लेनी है, अपने ज्ञान में वर्धन करना है, तो कुछ रिलेटेड लिटरेचर हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसका अध्ययन करके आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे एक है गुरुशरण दास त्यागी का अर्थशास्त्र शिक्षण, उसको आप देख सकते हैं। एसके मंगल एवं उमा मंगल का शिक्षा तकनीकी है, उसको आप देख सकते हैं। एसपी कुलश्रेष्ठ की है शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, उसमें से आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा। माथुर एसएस माथुर का है शैक्षिक तकनीकी, और एक है एनआर सक्सेना, बीके मिश्रा, आरके मोहंती टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां से आपको यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इन इकोनॉमिक्स टीचिंग के विषय में
ज्यादा जानकारी और मिल सकती है। बाकी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।